Hello everyone, how are you? Welcome to Parvez Sir classes. Today we will talk about rights in the Indian Constitution. Pol Science का चैप्टर है फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है, ये 11th क्लास का. स्टार्ट करते हैं हम. इस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी भारत के संविधान में अधिकार यानी कि राइट्स. तो ये अधिकार है क्या भारतीय संविधान में? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि भारत देश के नागरिक होने के नाते उन्हें जीवन जीने, संपत्ति रखने एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है, बिना किसी के अधिकार का उल्लंघन करके. इन अधिकारों को बोलते क्या है? इन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इन्हें? मौलिक अधिकार बोलते हैं. इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम. मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर, यानी हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार है क्या. मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं. जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया है हमारे संविधान निर्माताओं ने. तो ये संविधान के कौन से भाग में दिए गए? तीसरे भाग में, यानी 3 भाग में दिए गए हैं. मौलिक अधिकार वाद योग्य है. ये वाद योग्य होता क्या है? मौलिक अधिकार जो है वो गवर्नमेंट को, सरकार को बाध्य करता है इन्हें लागू करने के लिए. यानी अगर एक व्यक्ति का अधिकार का हनन होता है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है, तो वो क्या कर सकता है? वो न्यायालय में जाके न्याय पा सकता है. तो ये क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य, यानी कि ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि इनको लागू करें और जनता को न्याय दिलाए. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. मौलिक अधिकार नकारात्मक है. यहाँ पे हमें मौलिक अधिकारों को नकारात्मक क्यों बोला है ये जानते हैं. मौलिक अधिकार सरकारों के शक्तियों में प्रतिबंध लगाते हैं. जैसे कि इसमें बोला है कि जो मौलिक अधिकार है वो नेगेटिव है, यानी ये जनता की तरफ से नहीं देखा गया है, ये देखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से. क्योंकि जो गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाती है उस पर क्या करते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं मौलिक अधिकार और उनको बाध्य करते हैं इन्हें लागू करने के लिए. ठीक है, मौलिक अधिकार सरकारों की शक्तियों में प्रतिबंध लगाते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक और नागरिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं. यानी कि ये मौलिक अधिकार क्या करते हैं? राजनीतिक और नागरिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं. इसका मतलब होता है मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वतंत्र रूप से करते हैं. कोई रोक टोक नहीं है, जिसको जो प्रतिनिधि सही लगता है उसको वोट दिया जाता है लोकतंत्र व्यवस्था में. तो मौलिक अधिकार क्या करता है? देश में राजनीतिक और नागरिक लोकतंत्र की स्थापना करता है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. मौलिक अधिकार व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े होते हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो इंडिविजुअल है, यानी कि सबको बराबर मिल रखे, हर व्यक्ति को, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, सबको क्या मिल रखे? अधिकार मिल रखे इंडिविजुअली. ये हमारे मौलिक अधिकार हो गए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे. जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है. आई होप सो कि सबने ले लिया हो. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टॉपिक के बारे में. चलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व. यानी ये नीति निर्देशक तत्व है क्या? ये भी कल्याण के लिए ही होते हैं, जनता की भलाई के लिए ही होते हैं नीति निर्देशक तत्व, जैसे मौलिक अधिकार है. लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे. तो इसमें बोला है जो नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय संविधान के भाग 4 से में जोड़े गए हैं, यानी संविधान के भाग 4 में लिए गए हैं. ये नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा. नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है.
यानी नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार पर प्रेशर नहीं डालते इसे लागू करने के लिए। जैसे कि हो गया, जैसे महिलाओं एवं पुरुषों का एग्जाम्पल लेते हैं, महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी देना। तो ये न्यायालय में हम जाके वाद योग्य नहीं है, लड़ नहीं सकते कि हमें महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी दे, ठीक है। पर मौलिक अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं, मौलिक अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं, लेकिन नीति निषेध तत्वों के लिए हम नहीं लड़ सकते। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे बोला ये पॉजिटिव है। क्यों है ये पॉजिटिव, वो पढ़ते हैं हम। क्योंकि सरकारों को कुछ करने की शक्ति देते, क्योंकि ये क्या करते हैं, सरकारों को कुछ करने की शक्ति देते हैं। मतलब सरकार फ्री होती है इसको लागू करने के लिए, जनता उनको बाध्य नहीं कर सकती। यानी कि ये जनता की भलाई के लिए काम करती है, समाज के कल्याण के लिए काम करती है। जैसे कि हो गया उद्योग, हो गया घरेलू उद्योग, जैसे कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना, ये सरकार लागू कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो जनता या नागरिक इसको न्यायालय में जाके बाध्य नहीं कर सकती है कि गवर्नमेंट ने इसे लागू नहीं किया है। या जीवन जीने का अधिकार हो गया, पर्याप्त जीवन जीने का अधिकार, यानी सबको अमीरों की तरह जीवन जीने का अधिकार है। तो ये भी न्यायालय में जाके मांग नहीं कर सकते सरकार, जनता सरकार से। पर मौलिक अधिकार के लिए हम मांग कर सकते हैं न्यायालय में जाके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जहां हमने पढ़ा मौलिक अधिकार भी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वही नीति निर्देशक भी करते हैं। ये समानता हो गई इसमें, यानी कि समाज के कल्याण के लिए तो होता है नीति निर्देशक तत्व, जनता की भलाई के लिए ही होता है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के कल्याण पर बल देते हैं। मौलिक अधिकार को हमने पढ़ा कि वो इंडिविजुअली होते हैं, यानी प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होते हैं मौलिक अधिकार। वहीं पे नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, पूरे समाज के लिए होते हैं। ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होते, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए होते हैं। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार, यानी भारत के संविधान में शामिल मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि क्या है ये मौलिक अधिकार, लेकिन कौन कौन से मौलिक अधिकार हमको मिले हैं नागरिक होने के नाते। चलो हम पढ़ते हैं। पहला है समता का अधिकार। समता से मतलब है समान, यानी कि हर व्यक्ति समान है। समता का मतलब तो यही लग रहा है हमें। ये क्या है, ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में दिया है, ये अनुच्छेद दिया है 14 से 18 तक दिया है ये समता का अधिकार। अब समता के अधिकार में है क्या, वो पढ़ते हैं हम। समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने का प्रयास करता है, यानी कि ये भेदभाव को समाप्त करता है। भेदभाव कैसे होता है, जैसे लिंग, जाति, धर्म के नाम पे भेदभाव होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है, तो बहुत से समुदायों के साथ भेदभाव भी होता आ रहा है पहले के युग से। तो उसको क्या करता है, ये रोकता है। ये सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटलों, मनोरंजन स्थल, कुओं, स्नान घाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। यानी कि चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको इन स्थलों यानी दुकान हो गया, होटल हो गया या पूजा स्थलों पे जाने का अधिकार है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या होता था, जो नीची जाति के लोगों को मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, उनको अछूत माना जाता था। समता का अधिकार में सभी नागरिकों को
सम्मान, प्रतिष्ठा, गरिमा प्राप्त, सम्मान दिया जाता है उन्हें, प्रतिष्ठा दी जाती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता समता के अधिकार में। नेक्स्ट हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता से क्या मतलब है? स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आजादी, स्वतंत्र, फ्रीडम। तो इसका मतलब क्या है, इस अधिकार के बारे में हम जानते हैं। स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर कह दिया जाए कि स्वतंत्रता का अधिकार है तो क्या होगा कि हर किसी को लगेगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करेगा, गरीबों की आज़ादी का हनन करेंगे अमीर। तो इसमें संविधान में कहा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी कि आपको स्वतंत्रता तो है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करें। ठीक है, ये बताया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका नेक्स्ट पॉइंट वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अन्याय होना व्यक्ति के साथ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं पहले जब ये नहीं था ये प्रावधान, तो छोटे छोटे बच्चों को भी जैसे कि कारखानों में काम कराया जाता था, उन्हें पढ़ाई करने नहीं दी जाती थी। इसलिए इस प्रावधान को क्या करा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि छोटे बच्चों को जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनको नहीं कराया जाएगा, जो मिलेगा कराते हुए उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इस प्रकार बाल श्रम, ये क्या है, बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना के शोषण के विरुद्ध अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। यानी कि इसे क्या दिया, एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में से शामिल किया गया है कि जो बाल श्रम है, यानी बच्चों से जो श्रम कराया जाता है, मजदूरी कराई जाती है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाएगा तो उसे दंडित किया जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि उन्हें इससे दूर रख के शिक्षा के अधिकार में जोर देना, यानी कि उन्हें शिक्षित करना, ताकि एक देश की उन्नति की राह में बढ़े। तो ये बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी धार्मिक से क्या लग रहा है, धर्म लग रहा है। अलग अलग धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म अलग मानते, मुसलमान अलग धर्म मानते, जैसे मुस्लिम धर्म हो गया, हिंदू अलग धर्म मानते हैं। तो हर धर्म के लोग अलग अलग है भारत में। सिख धर्म को मानते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अवैध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने, प्रचार करने का समान हक है। मतलब इसका मतलब ही यही है कि प्रत्येक धर्म के लोगों को क्या है, खुली छूट है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी अन्य के धर्म को अपना सकते हैं। तो किसमें ये स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में है। और ये किसके अंडर आता है, ये आता है मौलिक अधिकार के अंडर आता है। ये टॉपिक हो गया हमारा, ये जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक संस्कृति से रिलेट है, कल्चर से रिलेट है, और शैक्षणिक यानी शिक्षा से रिलेट है। चलो आगे पढ़ते हैं। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। कि बहुत सी जनसंख्या ऐसी भी है जिनकी संख्या कम है, जो अलग धर्म अपनाते हैं, तो उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। जिनकी जनसंख्या क्या है, कम है। अल्पसंख्यक
वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा होती है, यानी कि जिनकी एक भाषा होती है, जिनका धर्म होता है। ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने, उसे विकसित करने का अधिकार है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं इस देश में जिनकी संख्या कम है, जो इतने शिक्षित नहीं है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, उनका शोषण भी होता है। तो इसलिए इस प्रावधान को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है कि इनकी एक भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का भी उनको अधिकार है। यह है अल्पसंख्यक का अधिकार। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार होता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसे संविधान का हृदय बोला है। हृदय यानी हार्ट बोला है। तो इसके अंतर्गत क्या है, हम जानते हैं क्या है ये। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सीधे न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकार में हमें अधिकार तो दे दिए, समता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की हमें दे दिया हमें ये अधिकार, लेकिन ये अधिकार भी तो होना चाहिए कि इनका हनन होता है तो हम कहाँ जाए, किससे मांग करें। तो ये जो अधिकार है हमारा छठवां, यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो हमें बताता है कि अगर हमारे अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। ये मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे संविधान में? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय यानी राष्ट्र, देश के लिए बनाया गया है। मानवाधिकार आयोग यानी कि मानव के अधिकार के लिए बनाया गया है, यानी मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है ये आयोग, ताकि मानव के अधिकारों का हनन ना हो। क्योंकि मौलिक अधिकार तो बना दिए, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए भी एक आयोग होना जरूरी है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि कब गठन हुआ इसका? 1993 में इसका गठन हुआ मानव अधिकार का। और इसमें क्या कौन कौन होता है इस आयोग में? सर्वोच्च न्यायालय, एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का एक पूर्व न्यायाधीश, तथा मानव अधिकार के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 लोग। सर्वोच्च न्यायालय होता है का एक पूर्व न्यायाधीश पहला, उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश दूसरा, और 2 सदस्य वो जिन्हें मानव अधिकारों के बारे में नॉलेज हो, ज्ञान हो, एक्सपीरियंस हो, उनको रखा जाता है। इसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसी के बारे में। मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। यानी इसका काम क्या है? पहला तो ये बताया गया कि जो मानव अधिकार क्या करता है कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन होए, यानी हनन होए किसी के अधिकार का, या किसी व्यक्ति को लगे कि मेरे स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो रहा है, समता के अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या है, मानव अधिकार क्या करेगा? उल्लंघन की शिकायतें अगर उसे मिलती है तो वो क्या करेगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या करेगा? अपनी पहल पर, यानी अपने अधिकार का प्रयोग करके या किसी व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है, यानी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच करेगा। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती है। आयोग को क्या मिलती है? शिकायतें मिलती है, क्योंकि ये आयोग बना ही इसलिए है ताकि ये नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर सके। इसमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, कौन कौन सी शिकायतें मिलती है? पहला हो गया हिरासत में मृत्यु, यानी कि हिरासत में मृत्यु हो गई किसी की, या हिरासत के दौरान
बलात्कार जैसी समस्या हो गई, लोगों के गायब होने की, पुलिस की ज्यादतियां कार्रवाई हो गई, या पुलिस ने किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया बिना उसे कारण बताए हुए, ऐसे शिकायतें मिलती है। और महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, यानी कि महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार यानी असम्मान, ये जो शिकायतें मिलती है मानव अधिकार आयोग को। इसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है।